ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो रूसो और मॉरिस की जनरल विल और कम्युनिटी कोऑपरेशन का सोच गिल्ड सोशलिज्म में हमको नज़र आता है। The advocates of guild socialism were very much concerned with democracy and specially people's freedom। तो गिल्ड सोशलिज्म के जो एडवोकेट्स थे यानी GDH, कूले, बर्ट्रैंड रसेल, ये सब शख्स डेमोक्रेसी और आम जनता की फ्रीडम यानी लिबर्टी में ज़्यादा यकीन रखते थे। They were convinced that only socialism could change their economic condition। तो गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स इस बात से बिल्कुल भी इस बात से एकदम श्योर थे, 100% सर्टेन थे कि अगर समाज में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है तभी समाज का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार आएगी। बट दिस सोशलिज्म मस्ट कम थ्रू डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स। लेकिन जो भी सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना है उसको डेमोक्रेसी और शांतिपूर्ण उपाय के ज़रिए ही स्थापना करनी पड़ेगी। Hence, guild socialism may rightly be regarded as a confluence of individual freedom, economic concepts, philosophical ideas and above all participatory democracy। तो गिल्ड सोशलिज्म में हमको कौन कौन सी चीज़ों की कॉन्फ्लुएंस यानी मिलन दिखाई देता है? इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत आज़ादी। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। फिलोसॉफिकल आइडियाज़, यहाँ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ मतलब रिफॉर्म की बात हो रही है, समाज को रिफॉर्म करना है। कैपिटलिज्म ने जो कुछ भी बुरे चीज़ों का, बुरे पहलू का जन्म दिया है उन सबको मिटाना है रिफॉर्म्स के ज़रिए। एंड अबव ऑल एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें सभी जनता पार्टिसिपेट कर सके। If these ideals are to be achieved, then a society is to be federalized। तो यहाँ federalized का मतलब क्या है? यहाँ कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गिल्ड सोशलिज्म, अगर आपको समाज में सोशलिज्म इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, सच्चे सेंस में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना है तो आपको एक सोसाइटी को फेडरलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि फेडरलाइज करने का मतलब क्या है? यहाँ फेडरलाइज का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेट ना रखकर कई सारे ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस में इस पावर को आपको डिसेंट्रलाइज या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन गिल्ड सोशलिज्म cannot be a united society but a federation of a number of societies or associations। तो गिल्ड सोशलिज्म ऐसे समाज में बनेगा जहाँ पर कोई एक यूनिट या सेंटर ऑफ पावर नहीं रहेगा बल्कि फेडरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सोसाइटीज़ एंड एसोसिएशंस, बहुत सारे एसोसिएशंस, बहुत सारे सोसाइटीज़ का फेडरेशन यहाँ रहना चाहिए। ईच सोसाइटी और एसोसिएशन इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय इट्स मेंबर्स। तो जितने भी सोसाइटीज़ या एसोसिएशन मिलकर एक फेडरेशन बनाएगा उन सब एसोसिएशंस या सोसाइटी का मेंबर लोग ही उस सोसाइटी को एडमिनिस्टर यानी परिचालन करेगा। नोजिक इन हिज एनार्की, नोजिक मतलब रॉबर्ट नोजिक, एक एनार्किस्ट थिंकर। उन्होंने अपना किताब एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में क्या सजेस्ट किया था? सजेस्टेड ऑफ सच अ सोसाइटी विच ही कॉल्स यूटोपिया। तो रॉबर्ट नोजिक ने एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नाम की जो किताब की रचना किया था,
इस किताब में उन्होंने ऐसी फेडरेशन की बात किए थे कि जहाँ पर एक सोसाइटी कई सारे ग्रुप्स और एसोसिएशंस में विभाजित है, जहाँ पे उन एसोसिएशंस के मेंबर लोग ही एसोसिएशन को रेगुलेट कर रहा है, और ऐसे समाज को रॉबर्ट नॉजिग ने यूटोपिया कहा था, मतलब जो सिर्फ कल्पना की दुनिया में होती है, रियलिटी में दिखाई नहीं देता है। A society built up on the principle of socialism will always be governed by the principles of socialism and participatory democracy. नेचुरल सी बात है, गिल्ड सोशलिज्म का मानना था कि सोशलिज्म को अगर सच में स्थापना करनी है तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज़ अ मस्ट, और साथ में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स तो रहेगा ही। There shall not exist any controlling role of the state or any other superior organization. तो गिल्ड सोशलिज्म ने शुरुआत से लेकर अंत तक राष्ट्र नाम की इस संगठन की विरोध किया था। राष्ट्र का कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का गिल्ड्स बनेगा। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स का गिल्ड्स मिलकर एक फेडरेशन बनाएगा, और यही फेडरेशन सोसाइटी को रूल करेगा। कोई स्टेट यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल एंड आइडियल ऑफ गिल्ड सोशलिज्म, मैक्सी मेक्स द फॉलोइंग पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन। पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो काफ़ी रेलिवेंट है, अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, उस डिस्कशन से बहुत ही गहरा रिश्ता रखने वाला एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने पेश किया था एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है मैक्सी। तो आइए देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन क्या था। Even if the state were democratic, said the Guild Socialists, the socialist program could not succeed under state socialism. तो गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स का हमेशा ये मानना था कि अगर एक स्टेट डेमोक्रेटिक है भी तो भी यहाँ सोशलिस्ट प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता है अगर स्टेट यहाँ पे एक रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन की तरह मौजूद है तो। क्यों? बिकॉज द स्टेट ओनरशिप and operation of the means of production and distribution would throw everything into the hands of professional politicians and bureaucrats. The Guild Socialists contended placing each of the major activities of society in an autonomous and democratically governed group somewhat analogous to the trade guilds of the Middle Ages. तो देखिए क्या वजह है राष्ट्र की उपस्थिति को ना मानने का। गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स बोल रहे हैं कि अगर स्टेट को आप प्रेजेंट रखेंगे तो स्टेट ही प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और स्टेट किस व्यक्तियों के ज़रिए ये कंट्रोल का काम करेगा? थ्रू द ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। तो ब्यूरोक्रेट्स लोग कौन है? जो एलीट सोसाइटी के लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे, सुशिक्षित, बहुत रईस, बहुत इज्जतदार, बहुत पढ़े लिखे, ऊंचे घराने के लोग, जिनको वर्कर्स और आम जनता के दुख दर्द के बारे में कोई रियलाइजेशन नहीं है। और सीजन्ड या प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस है वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं और उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ और पावर के बारे में ही ज़्यादा फिक्र है। तो इन सब लोगों के हाथों में पूरा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस का मालिकाना ओनरशिप आ जाएगा, जिसके वजह से वर्कर्स का इंटरेस्ट कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए
गिल्ड सोशलिज्म का क्या मानना था कि वर्कर्स द्वारा बनाए गए गिल्ड्स जो कि एनालॉगस मतलब सिमिलर टू, काफ़ी मिलती जुलती है किसके साथ, एनालॉगस टू द ट्रेड गिल्ड्स ऑफ द मिडिल एजेस। मिडिल एज यानी मध्ययुगीय यूरोप में जो कि वर्कर्स का गिल्ड्स बनता था, वैसे मिडिएवल वर्कर्स का गिल्ड्स जैसा 20th सेंचुरी में भी वर्कर्स का गिल्ड्स बनेगा, जिसके हाथों में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा दायित्व रहेगा। द एंटायर मोड ऑफ प्रोडक्शन विल बी अंडर द ओनरशिप ऑफ द वर्कर्स गिल्ड्स। कोई राष्ट्र, कोई स्टेट मोड ऑफ प्रोडक्शन का ओनर नहीं बनेगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन का ओनर बनेगा द वर्कर्स गिल्ड्स। An important principle of guild socialism is that it envisages and strongly supports functional democracy, which means democracy will be based on functionalism. तो गिल्ड सोशलिज्म एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में यकीन रखता है और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होता है। तो फंक्शनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, वो डेमोक्रेसी जिसमें हर किसी नागरिक, हर किसी आम इंसान भी पार्टिसिपेट करता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, स्टेट्समैन, ब्यूरोक्रेट्स एक्टिव हिस्सा लेंगे और आम जनता चुपचाप सोते रहेंगे। यहाँ पर हर किसी नागरिक एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। यही है फंक्शनल डेमोक्रेसी जिसमें गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स यकीन रखते थे। इट इम्प्लाइज, तो फंक्शनल डेमोक्रेसी क्या इम्प्लाई करती है, क्या मीनिंग है इसका, दैट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन फंक्शनलिज्म। तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो आम जनता द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो किस पर आधारित होगा, ऑन फंक्शनलिज्म, जहाँ पर हर कोई एक्टिव रोल प्ले करेगा। देयर आर न्यूमरस प्रोफेशंस, ट्रेड्स एंड बिजनेसेस। The person of one trade or profession cannot represent the profession of another trade or profession, and in that case each profession or trade will have the opportunity to elect its own representative. तो कहा जाता है कि समाज में कई सारे प्रोफेशंस हैं, कई सारे पेशा के लोग हैं। कोई बिजनेसमैन है, तो कोई टीचर है, तो कोई डॉक्टर्स है, तो कोई प्रोफेसर्स है, तो कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं। तो एक प्रोफेशन के लोग दूसरे प्रोफेशन के लोगों का इंटरेस्ट कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर